नमस्कार दोस्तों, आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे जो मोदी इकोनॉमिक्स में जो बैंक प्राइवेटाइजेशन पर हम बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी पे जो इसका हुआ है, इसका हमने डेटा के साथ बात की थी। मैं आपको बताता चलूँ जो मुख्य बातें हमने पिछले लेक्चर में कवर की हैं, तो उसमें जैसे ये कहा गया था कि सरकारी बैंक अब कर सकेंगे निजी बैंक के जो हैं जो सरकारी काम है रादर वो जब निजी बैंक भी कर सकेंगे। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो फैसला है, इसके मुताबिक अब पेंशन देना, सरकार के सार्वजनिक कार्यों के सहित विभिन्न क्षेत्रों में निजी बैंक भी काम कर सकेंगे। इसकी मंजूरी देना सैद्धांतिक तौर पे भी है और इसको एक तरीके से अब इम्प्लीमेंटेशन हो ही जाना है। तो इसके बाद सरकार के मुताबिक जो इससे क्या होगा कि जो रैशनल है उनका दिया गया, इससे कुशलता बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जनता को जो बेहतर बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। ये जो बुनियादी बातें इसमें कही गई हैं, इसका रैशनल दिया गया है। तो सरकार के इस फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उसके कारोबार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने की संभावना जता रहे हैं। तो इस तरीके हमने तमाम बातें की थी किस तरीके, और जो निजीकरण को लेकर के जो बैंकों का जो रवैया है, जो जिस तरीके से ये होना है, और इसमें बजट में भी दो बैंकों की बात की गई थी। अभी 4 बैंक निकल करके आए हैं। तो पिछले जैसे मर्जर की बात भी हमने इसमें की थी कि 27 में से किस तरीके से घट करके जो है 12 हो गई हैं। तो 10 बैंकों का जो एकीकरण करके 4 बैंक बना दिया गया था। तो एक तरीके से ये सारी जो तमाम बातें हुई थी, ये इस दिशा में मोदीनॉमिक्स की जो है एक तरीके से पहले ही पहल बन रही थी। तो अब जो बैंक निकल करके आए हैं वो है आपका बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इनका निजीकरण होने की पूरी पूरी संभावना है और इसका इसी वित्तीय वर्ष में हो जाना है। 2 का तो डेफिनेटली होगा। इसका सरकार का जो विनिवेश का जो टारगेट है 1,75,000 करोड़ का, उसके मद्देनजर जो बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन है, इससे सरकार करीब करीब 1 लाख करोड़ की जो है रेवेन्यू उससे इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो तमाम बातें हमने पिछले लेक्चर्स में आंकड़ों के साथ की थी, तो इसमें जो अब निकल करके ये बात आती है कि जैसे मैंने कहा था कि जैसे आपका बैंक ऑफ इंडिया में करीब करीब 50,000 कर्मचारी हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपके 33,000 कर्मचारी हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक में आपके करीब 36,000 कर्मचारी हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो संख्या है कर्मचारियों की करीब करीब 13,000 है। तो इस सब के मुताबिक जो परेशानियां हैं, जो इस तरीके से संकट आने वाला है, हर एक फ्रंट पे जो आएगा, रेवेन्यूज के जो बिजनेस का जो सरकारी क्षेत्रों को जो एक तरीके से बहुत बड़ा सेक्टर इसमें सरकारी कामों का था, अब उसमें से इसका जो शेयर है वो कम हो जाएगा। इसकी हमने बात की थी और मैं इसमें आपको बताता चलूं कि किस तरीके से जो इसमें जो सरकार की हिस्सेदारी है, जैसा कि आपका इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो आपकी 95.8% है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपकी 92.5% है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपकी 92.4% है और बैंक ऑफ इंडिया में आपकी 89.1% है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक में सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51% करती है तो उसे करीब करीब 6,400 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इसी तरह यदि सरकार बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी पूरे हिस्सेदारी बेची, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सिनेरियोज है, मैक्सिमम के एक आंकड़े करने की बात है, तो उससे करीब उनको 28,600 करोड़ मिलेंगे। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के पास सबसे ज्यादा इक्विटी कैपिटल है, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, फाइंडिंग्स है, हमने पिछले लेक्चर में इसको डिटेल से बात की थी। और बैंक ऑफ इंडिया के जो शेयर्स हैं बाजार मूल्य से दूसरे सरकारी बैंकों से ज्यादा है। तो सरकार यदि इन दोनों बैंकों के प्रबंधन को एक तरीके से अपने हाथों में रखते हुए हिस्सेदारी बेच करके 51% पर ले आती है तो लगभग लगभग सरकार को जो है 12,800 करोड़ मिलेंगे। तो इस तरीके से माना जा रहा था। ये तमाम बातें हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से की, आंकड़ों के साथ की, एनपीएस की बात हमने की थी। तो अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी इकोनॉमिक्स का जो ये अहम सेगमेंट है, जो इसके इस तहत जो है बेंगलुरु में जब निर्मला सीतारमण फरवरी के एंड में थी, यानी कि 21 फरवरी के करीब की बात है, ये मुझे याद है। तो उस वक्त उन्होंने चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में जो एक फंक्शन था, एक कार्यक्रम था, उसमें कहा था कि निजी क्षेत्र जो है वो विकास का वाहक है और वो उसको बिल्कुल उचित सम्मान, उनके साथ सरकारी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सैद्धांतिक तौर पर तो ये बात सही लगती है, लेकिन क्या ये ऐसा है बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन का है उसके मद्देनजर, क्या कोई सरकार के पास व्हाइट पेपर है इसको लेकर के? तो इसमें जो सरकार का काम और बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा है इसे कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। तो उसके और 100 को पीएसयूज को प्राइवेटाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे, प्राइवेटाइजेशन पे एक सेपरेट फीचर होगी, मैं खुद करूंगा उसको। तो इसमें जो मुख्य बात है, जब हम बैंकों की बात करें तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, अन्य क्षेत्रों में निजीकरण के बदलते हुए उस पैराडाइम के अंदर, उस मोदी इकोनॉमिक्स का जो एक तरीके का जो आधार बनेगा, उसमें बैंकों की जो भूमिका होगी हम उस पर बात करेंगे। और निजी बैंकों के जो बदलता स्वरूप है, जिसकी जो जिम्मेदारियां हैं, हम इस पर इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगर हम देखें कि सरकार इस समय जो है सरकारी बैंकों के निजीकरण पर जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरीके से बजट में 1 फरवरी को कह ही दिया था कि कुछ सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा उन्होंने की भी थी। तो इसके मुताबिक जो उसका लब्बो लबाब है वो ये निकल करके आया था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, यानी पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, ये भारतीय
बैंकिंग प्रणाली के पहले की तरह अहम नहीं रह गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है जो आपको आंसर जब आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मत है। और दूसरी बात जो उस वक्त ये कही गई थी, उसमें कहा था कि सब सरकारी बैंकों का जो निजीकरण है ये अब टाला नहीं जा सकता, ये अब होने ही वाला है, क्योंकि सरकार के पास जो है जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, जो राजकोष, इसकी जब गुंजाइश नहीं है। तो ये दो रैशनल आप अर्थशास्त्र की दृष्टि से देख सकते हैं। और इसके लिए जो आधार बना था, मैं आपको बताता चलूं, वो जो पीजे नायक की अध्यक्षता वाली जो रिजर्व आरबीआई की जो एक तरीके की कमेटी थी, जो समिति थी, उसने कहा था, पीजे नायक, आप याद रखिएगा, पीजे नायक कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो इनको सरकार के नियंत्रण से बाहर निकालने के लिए एक तरीके से उन्होंने रिकमेंडेशन की थी, सिफारिशें की थी। तो इसके अगर इसी तरीके से जो इसी लय में लय मिलती हुई आगे जब बढ़ी है, तो हाल ही में सरकार ने जो छोटे और मझोले आकार के जो 4 सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए जो एक तरह से आइडेंटिफाई किया है, उनको चिन्हित किया गया है। तो ये बैंक हैं आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें से 2 बैंकों का जो निजीकरण है 1 अप्रैल से शुरू हो रहे जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, इसमें किया जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है, ये बजट में भी कही गई थी, इसको वापस दोहराया गया है अलग अलग फोरम्स में। तो इसमें कहा गया है कि जिन बैंकों का निजीकरण होने जा रहा है, उनके जो खाता धारक हैं उनको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी, ये पूरा मैकेनिज्म इस तरीके का बनाया जाएगा कि जो उसमें जिनका खाता है, उसमें जो उसके जो उसमें इन्वेस्ट किया है पैसा, तो वो जो है आपका उसको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। और इन्होंने खास बात ये कही, प्राइवेटाइजेशन के बाद यानी कि निजीकरण के बाद भी उन्हें सभी बैंकिंग सेवाएं जो हैं अभी की तरह ही, जैसे अभी प्रेजेंट में मिल रही हैं, वैसे ही मिलती रहेंगी। तो एक तरीके का ये इसको बहुत सिंप्लीफाई या ओवर सिंप्लीफाई कहा जा रहा है। तो इसके साथ साथ एक बात जो निकल करके आती है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो 2 बैंक का निजीकरण एक महज शुरुआत है, इसको आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लीजिए जिस दिशा में मोदी इकोनॉमिक्स आगे बढ़ रही है। तो यदि इन 4 छोटे मझोले बैंकों का निजीकरण में सरकार को सफलता मिल जाती है, अपोजिशन इसको मिलेगा, ट्रेड यूनियंस की तरफ से भी मिलेगा, बैंक यूनियन की तरफ से भी इसका विरोध होगा पब्लिक के, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट ये रोल ओवर हो जाएगा और इनका प्राइवेटाइजेशन ज्यादा देर तक नहीं टाला जा सकता। इसके प्रयास काफी पिछले सरकारों ने भी किए थे, लेकिन उस वक्त ये नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार ये होने की पूरी संभावना है। तो आगामी जो आने वाले जो वर्ष हैं उनमें जो है कि जो अन्य बैंक है जो इनके साथ इनके साइज के जो थोड़े से बड़े हैं, वो भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी। और ऐसा भी कि माना जा रहा है कि सरकार अगर एक तो बैंक रखती है गवर्नमेंट, ऐसे 12 हो गए, तो अगर ये स्टेट बैंक को रखती है मेन के लिए, तो ये सफिशिएंट होगा, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर को आप दे दीजिए, इसमें कुछ विदेशी बैंक्स भी चले जाएंगे। तो इससे जो जो हमें साफ दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि इस समय सरकार जो है बैंकिंग सेक्टर के जो आर्थिक सुधार हैं, इसके लिए जो एक तरीके से 2 पॉइंट एजेंडाज हैं यहाँ पर, यानी कि 2 सूत्रीय रणनीति पर इसमें आगे बढ़ रही है। तो पहला अगर हम इसे देखें, पहला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आंसर्स के लिहाज से इसको समझें कि पहला जो है छोटे और जो मिड साइज आकार के यानी मझोले आकार के जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इनको चरणबद्ध तरीके से निजीकरण करना। और जो दूसरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि कुछ सरकारी बैंकों को मिलाकर बड़े और मजबूत बैंक के रूप में स्थापित करना। मैं यहाँ पे मर्जर्स की बात कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर में कैसे कैसे मर्जर हुआ हमने उस पर बात की थी। तो इसके बाद जो है कि सरकार जो है देश के 4 बड़े बैंक, 4 बड़े और मजबूत सरकारी बैंकों को आकार देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। ये बिल्कुल मोदी जी ने, मुझे बिल्कुल याद है कि 2014 के बाद उन्होंने 2015 में, मेरा ख्याल है कि उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि जो है कि हम स्टेट बैंक को जो है इंटरनेशनल आकार का बना देंगे। तो उस वक्त ये किसी ने समझा नहीं था कि ये इस तरीके से इस पर काम बढ़ा जाएगा। तो ये 2 आधार हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर मोदी इकोनॉमिक्स के। अगर आपसे पूछा जाता है तो इंस्टेड ऑफ आप बहुत ज़्यादा उसे कंफ्यूजिंग आंसर कर दें, तो आप ये कहें कि पहले जो नीति है मोदी इकोनॉमिक्स में बैंकिंग को लेके, कि एक छोटे और मझोले सरकारी बैंकों को चरणबद्ध तरीके से इसको निजीकरण करना, और दूसरा जो है कुछ सरकारी बैंकों को मिलाकर बड़े और मजबूत बैंक के रूप में स्थापित करना। तो ये दोनों बातें जो हैं ये आपका आधार बनेगा। इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें तो हम ये देखते हैं कि जो सरकार है जो देश के जो 4 बड़े और मजबूत बैंकों के आकार को रणनीति पर भी आगे बढ़ रही है, इस पर भी काम हो रहा है। जैसे कि मैं आपको इसमें थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे कि 1991 में जब बैंकिंग सुधारों को जो एमएल नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2, जिस तरीके के डेप्यूटी गवर्नर थे, वो कभी आरबीआई के गवर्नर नहीं बन पाए, वही बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है। लेकिन बहरहाल जो नरसिम्हन कमेटी ने अपनी ही सरकार को जिस तरीके से लताड़ा था, तो उस वक्त जो उनकी अध्यक्षता जो कमेटी में गठन हुआ था, उनकी जो उसमें ये भी बात हुई थी सारी उस वक्त, तो उन्होंने कहा था कि समिति ने एक तरीके से, नरसिम्हन कमेटी ने कहा था कि देश के बड़े और मजबूत बैंकों की सिफारिश उन्होंने की थी। नरसिम्हन कमेटी आप बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स स्टडीज के अंदर ये बिल्कुल एज अ माइलस्टोन, इसको बिल्कुल हर किसी को पढ़ना चाहिए ये। तो यह भी कहा गया था कि देश में 3-4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बैंक होने चाहिए, तो ये वहां से इस कोशिशें हो रही थी, लेकिन ये बहरहाल अब इसको इसमें सफलता मिलनी तय है। तो इस समिति की जो रिपोर्ट थी, तो अगर इसमें देखें तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें, जो कहा नहीं गया था लेकिन इसका साफ इंप्लीकेशन था, इसका साफ मतलब था, साफ इशारा था कि जो छोटे बैंकों को बड़े बैंक में मिलाने का जो फार्मूला जो है केंद्र सरकार पहले ही अपने अपना चुकी है। तो ये वो वाली बात हुई। इसके बाद जो दूसरी बात निकल करके आती है, कमोवेश यही स्थिति रही। तो इसके बाद जो होगा, इस समय जो देश में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, इनकी संख्या कम होकर 12 हो गई है। तो ये जो मर्जर वाली जो बात है, अगर इसको थोड़ा सा पीछे डालें तो ये नरसिम्हन कमेटी से भी इसको जोड़ करके देखा जा सकता है। अब हम इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से भारत के बैंकों को जन हितैषी योजना यानी कि पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, ये निर्मला सीतारमण ने कहा भी था, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा भी था कि जो बैंक्स हैं उन्हें संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ चढ़ के करना चाहिए। लेकिन सरकार अगर इस पे थोड़ा सा और सख्ती से करवाती तो इसमें और ज्यादा सफलताएं मिलती हैं। तो जो एक तरीके से संचालन की जो भूमिका के कारण जो सरकारी बैंकों को मजबूती और अधिक प्रयास इसमें जरूरी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्योंकि सरकार जो है एक तरीके से जनहित की जो योजनाएं हैं, उसका जो मेन फोकस है वो सरकारी बैंकों पर आधारित होता है। तो ऐसे में जो मजबूत सरकारी बैंक की जरूरत स्पष्ट दिखाई दे रही है। यानी सरकार जो है पूरी तरीके से प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बाय बाय नहीं करने वाली है, क्योंकि उनको अपनी जो स्कीम्स हैं वो इन्हीं के माध्यम से चलाने वाले हैं, क्योंकि वोट बैंक इसमें आ जाएगा आपका। लेकिन इसके और ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए भी जरूरी है, जो सरकारें कहते हैं जनहित के ही काम करेंगी। तो इसके बाद जो बात निकल करके आती है वो ये है कि जो देश भर में जो चल रही है विभिन्न जो एक तरीके से वेलफेयर स्कीम्स हैं, कल्याणकारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, इनके लिए जो धन की व्यवस्था करना और उसे बांटने की जिम्मेदारी भी जो है सरकारी बैंकों को सौंप दी गई है, हमेशा से दी जाती रही है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसे देखें कि जनवरी 2021 तक जो है कि जन धन योजना के तहत, अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे ले रहे हैं कि सरकारी बैंकों में करीब करीब जो है 41.75 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जनधन के अंदर। जनवरी 2021 तक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सरकारी बैंकों द्वारा एक और जो है मुद्रा लोन, एजुकेशन लोन, किसान क्रेडिट, इसके जरिए जो है पैमाने पर जो है कर्ज बांटा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो है इन बैंकों को लगातार जो है पुराने लोन्स की रिकवरी करनी पड़ रही है। तो यानी कि यह है कि टोटल बाय बाय नहीं होने वाला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, क्योंकि उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो सरकारी बैंक, और फिर दूसरा है कि उनका नेटवर्क है, एक्सपीरियंस है, और जो ब्रांचिंग सिस्टम है, तो वो जो है इन एक तरीके स्पेशलाइजेशन है उनके पास इससे सामाजिक कार्यों को करने की और गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उनको पूरा करने की। इसके अंदर प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग इसमें एक एग्जांपल हो सकता है, जिस तरीके से उसके लिए अनिवार्य किया जाता रहा है। तो सरकारी बैंक जो है इनको मजबूत बनाकर जो है अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन का सामना करते हुए एक तरीके से जो इकोनॉमी है इसको गतिशील या इसको रफ्तार देने की दिशा में भी सोचा जा रहा है। ये एक मोदी इकोनॉमिक्स का एक और आधार है, जो कि काफी ज्यादा सही भी लगता है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो सरकारी बैंकों के विलय से जो होगा, तो बैंकों की जो ग्राहक सेवा है वो बेहतर होगी, प्रोफेशनलिज्म आएगा, उनको R&D में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। तो जिस तरीके से यह बैंक में जो तकनीकी नहीं आ सकेगी, तो उससे जो है बैंक कर्मियों की तो जो एक तरीके की डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है वहां पर, तो उसमें भी थोड़ा सा एक ब्रिज करने के लिए हेल्प हो जाएगी। लेकिन ये बात की बातें हैं, तो ये बहरहाल ये एकेडमिक सेंस में अच्छी लगती हैं, बहस करने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ये एग्जैक्टली होंगे तो इसमें काफी वक्त लगने वाला है। इसके बाद जो बात निकल करके आती है वो ये है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण जो है, सरकार पहली इस डगर पर पहली पुरानी सरकारें भी आगे बढ़ती रही, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था। तो इसमें सरकार द्वारा जो निजीकरण का एक तरीके से स्पष्ट खाका पेश करना होगा, जो कि इस वक्त मोदी नॉमिक्स में बिल्कुल ऑलमोस्ट साफ है। इसमें आपको छुपा नहीं है, इसको छुप के नहीं किया जा रहा है, एक तरीके से बिल्कुल साफ है देश सरकार किस दिशा में आगे बढ़ने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के स्तर पर ये बातें कही जा रही है, तो इसको मान लेना चाहिए कि सरकार जो है इस पर पूरी कमर कस चुकी है, इस दिशा में ही आगे बढ़ना है अब। तो इन्होंने ठान लिया है कि जो भारत जो है अगले 5-10 साल तक जो है इसी दिशा में आगे जाने वाला है। तो निसंदेह इसमें देखा जाए कि जो छोटे और मध्यम बैंक हैं, तो इसमें निजीकरण की शुरुआत करके बैंकों की हालत में उपयुक्त जाएगा लिया जा सकेगा, उनकी जो डिफिकल्टीज हैं। तो एक तरीके से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और एनिमल स्पिरिट्स की बात भी जो है वित्त मंत्री करती रही हैं, जब शुम्पीटर से आप इसे जो बेसिकली अगर हम इसे देखें तो ये हो क्या रहा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, एक तरीके से रिफॉर्म्स इसको जिस तरीके जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के फेवर में लिया जा रहा है। तो इससे जो पहले की सरकार है इसमें, जैसे रिजर्व बैंक RBI के साथ जो है
विचार करके उसको निर्धारित करना था बैंकों को निजीकरण के लिए, जिस तरीके संभावित खरीदार होंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके कार्य समूह इसकी अनुशंसा पहले भी करते रहे हैं और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बड़े कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों को भी खरीदार बनने की इजाजत दी जा सकती है। अभी जो जलान कमेटी की रिपोर्ट आई है विमल जलान की, वो आप पढ़िए, उनकी जो बुक्स है वो बहुत इस दिशा में बहुत ज़्यादा कुछ रिकमेंडेशंस उनकी इसी तरीके की हैं। तो इसमें देखा जाए कि जो सरकार जो है, अगर मान लीजिए जब अगले वर्ष क्या होने वाले, तो अगले वर्ष जो है 2021-22 में जो है इसकी शीघ्र शुरुआत करनी होगी। फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें अप्रैल से हो जाएगी, तो इसकी प्रक्रिया करने में काफ़ी समय लगेगा, 5 से 6 महीने तो सरकार कह रही है, लेकिन अगर इसे थोड़ा भी लगता है, लेकिन ये होगा जरूर, इतना तो तय है। तो इसके अलावा जो सरकार जो है कई मुद्दों पर जो मुद्दे आएंगे उसमें कमेटी बैठा दी जाएगी, आरबीआई को कहा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन कौन उसको ले सकते हैं, कितना रेवेन्यू उनसे आ सकता है, उसकी मोडालिटीज वर्कआउट होने। लेकिन बहरहाल जो है इसमें जो अब उम्मीद है कि बैंकिंग सेक्टर में छोटे और उद्यमी सरकारी बैंक जो हैं इनसे जो है जो एक तरीके से राजकोषीय जो चिंताएं हैं उसको थोड़ी हद तक मदद मिलेगी, लेकिन ये कितना है और ये कितना विश्वसनीय है ये आने वाला वक्त बताएगा। अब हम आ जाते हैं निजी बैंकों की, जो एक तरीके से इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और उसके बाद जो चेंजिंग रोल ऑफ बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो इस समय अगर ये हम देखते हैं कि जैसे सरकारी योजनाओं को, जो हम सरकारी योजनाओं की जैसे बात कर ही रहे हैं, तो सरकारी योजनाओं में जो है निजी क्षेत्र के बैंक की कुछ भागीदारी पहले से भी थी, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन कोरोना के समय जो है इसमें व्यवधान आया और फिर इसके लिए जो है कि इसके लिए फिर से कोशिश शुरू की गई एक नई एक्सरसाइज के रूप में। और अगर हम इसे बुनियादी रूप में देखें तो ये काम सरकार जो है बैंकिंग सेवा जिसको कहते हैं कि पहुंच बढ़ाने के लिए कर रही है, तो रैशनल इसका यही बनता है। तो किसी भी बैंकिंग सेवा का एक तरीके संस्थान का यही लक्ष्य होता है कि वो लोगों तक अपनी पहुंच बनाए, उनकी सेवाओं को बेहतर करे और उनको कॉस्ट्स में मिनिमाइज हो जाए, लेकिन प्रॉफिट्स पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये बहुत जरूरी है कि बैंकिंग सेवा जो है जल्द से जल्द ज़्यादातर लोगों को मिले, एक तरीके की जो है तार्किक लागत के साथ उनके साथ पहुंचे। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक होंगे, जब उसमें होंगे, तो उससे कंपटीशन बढ़ेगा, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा। उसमें कहते हैं कि जो उसमें जो ग्राहकों को जो और ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे, और ये बात जो है अर्थशास्त्र के अंदर जो है ज़रूरतमंद सेक्टर तक पहुंचना भी है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैसे इसको एड्रेस करेगी, ये एक चुनौती बहरहाल होने वाली है। तो ये इसकी निजी बैंकों की जिम्मेदारी है, लेकिन हम इनसे जिसको कहते हैं कि इनको फोर्स नहीं किया जा सकता इसके लिए। तो इसके बाद जो है कि जो बैंक की जो सरकारी योजना है इसमें इनका किस तरीके का रोड मैप होगा, ये अगेन जिसमें कहते हैं कि इसको काफ़ी एक तरीके से चिंतन करना चाहिए इस पे कि रोड मैप जो होगा वो किस तरीके का होगा। इसके साथ साथ जो बात निकल करके आती है कि इसमें अब कुछ जो शंकाएं भी हैं, थोड़े से इसमें कैचेस भी हैं, तो हम इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इसमें जो है ज़्यादातर जो है सार्वजनिक बैंक जो हैं बिना लाभ के भी काम करती हैं। तो विशेष रूप से रूरल सेक्टर के अंदर देखें, आप रूरल इकोनॉमी के अंदर देखें, तो कम से कम लागत में सेवा देने पर ध्यान देना पड़ता है। तो इन बैंकों का जो है एक सामाजिक दायित्व भी होता रहा है, और ये बैंक जीरो बैलेंस खाते रखते हुए भी सेवाएं देते हैं। जिस तरीके से जनधन के अंदर भी कहा जा रहा था कि 125 रुपए का, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन जिसमें कहते हैं कि तो ये घाटे में भी काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री जिसमें कहते हैं जनधन योजना की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, आज भी जो है 3% से कम जनधन खाताओं में निजी बैंकों में खुले हैं, यानी कि 3% से कम जो है वो प्राइवेट बैंकों में खुले हैं, बाकी 97% जो है वो करीब करीब सरकारी बैंकों में भी हैं। तो निजी क्षेत्र में के जो बैंक हैं इसमें काम, उनके काम का जो प्रमुख है वो लाभ कमाना ही रहता है, इसको आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप कन्वीनियंट एनवायरनमेंट बनाते जाएंगे तो वो भी ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके अपने फायदे हैं, उसके अपने प्लसेस हैं, उसके अपने चुनौतियां हैं, लेकिन यह है कि आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते और उनको प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से आप नहीं हटा सकते। इसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टैग से भी, जिस तरीके आप सीएसआर का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसमें कितनी खामियां हैं। तो इससे ज़्यादा जो है डिपॉजिट और ज़्यादा से ज़्यादा नकदी जमा करनी होती है। तो दूसरी ओर क्या होगा, ज़्यादातर जो सरकारी योजना है उसमें बैंकों के लिए जो लाभ की गुंजाइश नहीं होती है, और सरकार ये उम्मीद करती है बैंक ऐसे काम को अपना सामाजिक दायित्व समझकर पूरा करें। लेकिन जो है इसमें ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी। तो सरकार की ये नीति ये नई नहीं है। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री ने जनधन जब शुरू किया था, उससे पहले जो सरकार थी निजी बैंकों को भागीदार बनाया था। तो निजी बैंकों के अधिकारियों ने के साथ प्रधानमंत्री की बैठक भी हुई थी, मुझे याद है उस वक्त की न्यूज़ में ये सब चला था, विज्ञान भवन में थी। तो उसके बाद जो सरकार ने सोच समझकर जो फैसला लिया था कि जन धन योजनाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के बैंकों की मदद से सरकार किया जाएगा। तो अब डेटा बताता है आपको कि जिस तरीके से है कि 3% के करीब है प्राइवेट सेक्टर का इसमें, तो इसलिए जो है कि 3% से कम जो है जन धन खाते खोल पाए। तो निजी बैंक की पहुंच जो है ज़्यादा भले ही ना हो, लेकिन जब लाभ की बात आती है तो इसके आगे ही रहते हैं। तो वैसे हर योजना में एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा भी होता है, जिसको प्रशासनिक खर्च कहते हैं, जो 2% के आसपास होता है ये बैंकों का, ये रफली फिगर है। तो
तो अगर उसकी बदौलत निजी बैंक जो हैं सरकारी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरना होगा। तो सरकार जो है पहले ही निजी बैंकों के साथ एक तरीके की पेमेंट बैंक को भी मंजूरी दी थी। तो इसके साथ अब जो इस तरीके के छोटे-छोटे बैंक्स हैं इनको शामिल किया गया है। तो ये बात देखने वाली होगी। तो इसमें निजी बैंकों के साथ-साथ जो है पेमेंट बैंक को भी सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको लेकर के कोई समस्या बहरहाल मुझे तो नहीं लगता कि इसमें आनी चाहिए। तो इसमें जो एक बात आती है, जो अर्बन क्षेत्र हैं हमारे, जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें निजी बैंक की पहुंच बहुत ज़्यादा है। सरकार की जो शहरी योजनाएं हैं इनको कारगर होते देख सकते हैं, एटलीस्ट एकेडमिकली और पेपर थियोरिटिकली और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ऑफ कोर्स। तो इसमें जो है कि ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाके हैं इसमें सरकारी बैंक को ही जो है काम संभालना होगा। तो ये भी सोचने की बात है कि बहुत सारी राशि वाले जिस तरीके से होगा, तो कुल मिला के अगर इसे देखें तो वित्त मंत्री एक तरीके से बिल्कुल साफ कर चुकी हैं इसमें कि सरकार जो है निजी और सार्वजनिक बैंकों के बीच में जो है कंपटीशन को बढ़ाना चाहती है, और इसमें विनर कौन होगा ये सबको पता है। तो इन दोनों तरह के बैंकों के बीच कैसा मुकाबला होता है इसका इंतजार करना होगा। तो इसके बीच जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक को लेकर है, देश के लिए जिस तरीके से देश का विकास देखना जरूरी है। तो बहरहाल जो अगर हम इसको लबोलबाब बात करें, तो जिस तरीके से 2018 की अगर हम बात करें तो इसके तहत जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक बना दिया गया था। तो जो निजी बैंक में जो सामाजिक दायित्व की भागीदारी बनाना स्वागत योग्य है, लेकिन इस पर कितना खरा उतरेंगे ये जो है निजी बैंकों के लिए एक चैलेंज भी रहेगा, और इकोनॉमी के लिए ओवरऑल खास करके रूरल सेगमेंट या जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उन तक बैंकिंग सेवाओं का पहुंचना, उन तक सुचारू रूप से पहुंच पाना, घाटे में पहुंच पाना, तो इसके लिए निजी बैंक किस हद तक अपनी जिम्मेदारी को निभाने का एक तरीके से तैयार होते हैं नहीं होते। तो इसके साथ जो है कि बैंकों की जो है वो भूमिका में भी चेंज आया है, उसको भी एक आधार लेना चाहिए हमें जब हम एनालिसिस कर ही रहे हैं। तो जिस तरीके से हमें ये देखा गया है कि जो बदलती भूमिका में जिसमें तीन जो परिदृश्य है वो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। पहला जो है कि निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो सभी बैंक हैं ऑलमोस्ट को सरकार से जुड़े विभिन्न कामों की अनुमति देना, ये पहला बिल्कुल मोदीनॉमिक्स का एक और प्लेयर की तरह देखा जाए, पिलर की तरह देखा जाना चाहिए। दूसरा जो बिल्कुल साफ दिख रहा है वो ये है कि छोटे और मझोले बैंकों, सरकारी बैंकों को एक तरीके से चरणबद्ध तरीके से निजीकरण करना और कुछ बैंकों को मिलाकर बड़ा कर देना। तो हमने इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया, जो बातें हम शुरू से कह रहे थे कि पहला जो है कि सरकारी कामों की अनुमति भी देना। तो ये दो काम सरकार पहले से कर रही थी। तीसरा इसमें जो पॉइंट है इन्होंने सरकार ने अब जिसमें जोड़ दिया है कि निजी क्षेत्र के जो बैंक है वो भी सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को अनुमति उनको प्रदान कर दी गई है। तो अब क्या निकल करके आता है कि जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक तरीके से निजी क्षेत्र में जो सभी बैंकों को सरकार से जुड़े विभिन्न कामों को जिस तरीके से बार बार कह रही कि संग्रह, पेंशन भुगतान, लघु बचत योजनाओं का हिस्सा की अनुमति दे दी है। तो ये जो सेक्टर है, जो ये सेगमेंट है, ये आपके आंसर्स का, एनालिटिकल एबिलिटी का, ये आपके लिए बहुत अहम रहेगा। तो इसके साथ साथ जो है कि देश का जो विकास होगा, आर्थिक इकोनॉमी का जो विकास होगा, सरकार के जो सामाजिक क्षेत्र की पहल में मददगार बनेगा, और ग्राहकों को सुविधा देने के पर ये आपका अगेन एक रैशनल है जिसके तहत सरकार ने इस तरीके का निर्णय लिया है। तो अगर हम ये देखें कि ये जिसमें जो महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है कि सरकार के पास जो है कि इनके एक तरीके से इनको रिवाइवल के लिए इन पे पैसा नहीं है, इसके सरकार ने छुपाया नहीं है, सरकार ने बिल्कुल साफ कहा है। पीजे नायक कमेटी की बात हम ऑलरेडी इस पे कर चुके हैं। तो इसमें जो इसके बाद भी जो है इसमें जो उल्लेखनीय बात निकल करके आती है कि जहाँ जो सरकारी बैंक जो है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कि निजीकरण की ओर बढ़ना, वहीं दूसरी तरफ जो है इनको आधार देना बड़े में। तो अगर हम इन सारी चीजों को अगर हम लेके देखें तो ये जो किस तरीके से ये चल रही हैं, किस तरीके से इसमें जो चुनौतियां जो आने वाले टाइम पे होंगी, तो उसके जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए किस तरीके से होगा, तो इसमें जो सरकारी बैंकों को एक तरीके से जो थोड़ा सा उनका जो शेयर है, जिसमें उनकी एक्सपर्टाइज है, या जिससे उनके जो रेवेन्यू का, जो उनकी अर्निंग्स का जो एक बड़ा हिस्सा आता है, वो जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना ही जाना है। तो मोदी इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें इसमें यहाँ पर, तो हम ये पाते हैं कि किस तरीके से जो है सरकार जो है किस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहती है। सरकार का इसमें जो मोदी इकोनॉमिक्स को लेकर के बैंकों का जो है, और इसके साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि ये इसमें जो है कि इतना आसान नहीं होने वाला। यूनियन की तरफ से रेसिस्टेंस जो है वो आएगा ही आएगा, लेकिन सरकार उससे कैसे निपटती है या उनको कैसे समझाया जाता है। लेकिन बहरहाल जो है सरकार मन बना चुकी है, और करीब करीब ये एक तरीके का बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन है कि आगे जो हमारी इकोनॉमी होगी उसमें जो बैंकिंग सेक्टर का जो रोल है, जो रहा है रोल, हमने जो 69 के नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की तरफ से देखा था 1969 के बाद से, उसके बाद से अब जो बैंकों की जो भूमिका है उसमें एक तरीके का बिल्कुल रिवर्सिबल रोल आ गया है, या रिवर्सिबल चेंज आ गया। यानी कि जो बैंक उस वक्त जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सोचा था कि सरकार जो इस तरीके से सरकारी बैंक जो हैं वो इस तरीके के पॉवर्टी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में कहेंगे, तो इस वक्त सरकार निजी बैंकों की, अब ये कितना कारगर होगा इसकी जो
जो रूपरेखा है वो सरकार ने एक तरीके से बताई है, निजी क्षेत्र इसमें उत्साहित भी लग रहा है, लेकिन इस आने वाला समय बताएगा कि इसके हो सकता है शुरू में कुछ फ़ायदा हो भी जाए, लेकिन अगले 5 से 10 साल से पहले इसका आकलन करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन बहरहाल जो है भारत इस दिशा में आगे ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो अब हम इसमें जो है आगे देखेंगे कि इसमें और क्या होता है। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो है कि जो मोदी इकोनॉमिक्स का जो बैंकिंग सेक्टर को लेके जो नज़रिया है वो हमने इन 2 लेक्चर्स में कवर किया है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।